we can avoid spine surgery. As we hear day in and day out that Mr. X is suffering from a big slip disc and doctor has recommended endoscopic surgery, microscopic surgery, open surgery for him. Mrs. Y has got the spinal stenosis and she's been advised spinal decompression surgery by so and so doctor. But I feel that in today's era, 99% of the slip disc can be treated without surgery. Majority of mild to moderate spinal canal stenosis can be treated without surgery. Majority of these elderly people who have got these chronic spinal conditions can be treated without surgery. So how do I say so? There is a very important tool for that, and that tool is called pain block therapy. ये पेन ब्लॉक थेरेपी है क्या? जो पेशेंट्स जिनको स्पाइनल नर्व जिनकी दबी हुई है और जिनको काफ़ी क्रॉनिक बैक पेन है, ये दर्द पैरों में जाता है, पैरों में झुंझुनाहट आती है, चलने में दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट्स को हम ज़्यादातर पहले तो रेस्ट रेकमेंड करते हैं, मेडिसिन एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं. बट जो लोग इससे भी ठीक नहीं होते, ऐसे पेशेंट्स में हम पेन ब्लॉक थेरेपी रेकमेंड करते हैं. पेन ब्लॉक थेरेपी के कई प्रकार हैं. पहला प्रकार है एक रूट ब्लॉक थेरेपी, जिसमें जहां पे ये आपकी नर्व दबी हुई है, अंडर अ इमेज इंटेंसिफायर दैट इज अंडर अ फ्लोरोस्कोपी, हम उस पॉइंट के ऊपर अंडर लोकल एनेस्थेसिया एक स्पेशल दवाई देते हैं, जिससे ये डिस्क श्रिंक होकर नर्व के ऊपर का स्वेलिंग कम होने में हेल्प मिलता है और पेशेंट का सर्जरी अवॉइड हो सकता है. द सेकेंड पार्ट इज फैसेट ब्लॉक थेरेपी. फैसेट जॉइंट्स आर द जॉइंट्स इन द बैक जो स्पाइन के फ्री मोशन में हेल्प करते हैं. बट एज वी एज, जैसे हमारा एज बढ़ता है, जैसे थोड़ी हड्डियां कमज़ोर होती है, वो जॉइंट्स फ्रिक्शनिंग होता है, वो जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर घिसना चालू करता है, एंड दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर बैक पेन इन मिडिल एजेड एंड सीनियर सिटीजन्स. सो हर बैक पेन को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, एंड देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड फैसेट ब्लॉक थेरेपी, जिसमें ये जहाँ पे अबनॉर्मल फ्रिक्शनिंग हो रहा है, उन फैसेट जॉइंट्स में हम एक स्पेशल दवाई देकर, वो इंजेक्शन देकर उसका स्वेलिंग कम करते हैं, जिससे ये पेन कम हो जाता है. पेन कम होने के बाद इफ़ यू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, टेक कैल्शियम मेडिकेशंस, मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, ये पेन मैनेजमेंट कैन हेल्प यू फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम. और अगर कुछ सालों में ये तकलीफ रिअकर होता है तो दिस पेन मैनेजमेंट कैन बी रिपीटेड. थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पेन ब्लॉक इज एन एपिड्यूरल इंजेक्शन. सो epidural injection is an injection which is given in the epidural space, although ये थोड़ा कम पॉपुलर होते जा रहा है because root block, facet block is a therapy जिसमें directly जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ दवाई दिया जाता है. बट epidural injection भी एक पेन मैनेजमेंट का टाइप है. इसमें दो टाइप्स होते हैं, कॉर्डल एपिड्यूरल और एक इंटरलैमिनर एपिड्यूरल. कॉर्डल एपिड्यूरल एक हमारा जो टेल बोन है उसके ऊपर एक छोटा सा हाइटस होता है, वहाँ से हम एक नीडल पास करके इंजेक्शन देते हैं. और इंटरलैमिनर एपिड्यूरल N3-4, L4-5, L5-S1, ये जो दो वर्टेब्रास के बीच में जो जगह होता है, वहाँ पे एक नीडल पास करके ये इंजेक्शन दिया जाता है. फोर्थ टाइप ऑफ पेन मैनेजमेंट इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन. ये एक थेरेपी है जिसमें अगर आपका फैसेट ब्लॉक देने के बाद पेशेंट को काफ़ी अच्छा बैक पेन रिलीफ मिला है, बट कुछ समय बाद वो पेन रिकर कर जाता है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से क्या होता है कि वो जो एक स्पेशल नर्व होती है जो फैसेट जॉइंट को सप्लाई करती है, जिसका कोई सेंसरी और मोटर फंक्शन नहीं होता, मतलब जो हमारे सेंसेशन और मोटर पावर में काम नहीं करता, वहाँ पे एक स्पेशल इलेक्ट्रोड प्लेस कर हम उस गैंग्लियन को अब्लेट करते हैं, जो गैंग्लियन उस फैसेट जॉइंट को सप्लाई करता है. और अगर ये गैंग्लियन अब्लेट करते हैं तो इस आरएफ अब्लेशन में बहुत से सीनियर सिटीजन जिनको क्रॉनिक बैक पेन का तकलीफ है, ये लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलने में बहुत आसानी मिलती है. पर
मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ये पेन ब्लॉक थेरेपी का ट्रीटमेंट का इफेक्ट लॉन्ग टर्म चाहिए तो इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट. अगर आफ्टर द पेन ब्लॉक इफ पेशेंट मेंटेन्स प्रॉपर प्रिकॉशंस, जैसे वो अच्छा पोस्चर मेंटेन करेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपर कैल्शियम के मेडिकेशंस लेगा, अपना हड्डी मजबूत रखेगा, 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेगा, अच्छा डाइट लेगा, सामने झुकेंगे नहीं, हैवी उठाएंगे नहीं, तो फिर इसका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा. बट अगर आप सिर्फ वो इंजेक्शन पे डिपेंडेंट रहोगे कि इंजेक्शन दे दिया अभी मैं मस्त रह सकता हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं कोई दवाइयाँ नहीं लूँगा कैल्शियम की, मैं झुकता रहूँगा, मैं पूरा दिन अपना भागम दौड़ी करता रहूँगा, तो फिर इसका इफेक्ट शॉर्ट लिव रहेगा. तो अगर आफ्टर अ सक्सेसफुल इंजेक्शन अगर पेशेंट भी इसमें कंप्लाई करता है, पेशेंट भी डॉक्टर को हेल्प करता है अपना बताए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, तो इसका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म रह सकता है. सेकेंड, लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर इस इंजेक्शन में क्या यूज़ करते हैं. तो ये जो पेन ब्लॉक इंजेक्शन है इसमें 2 टाइप्स हैं. पहला टाइप में हम लोकल एनेस्थेटिक जिसको लिग्नोकेन बोलते हैं और कीनाकॉर्ट यूज़ करते हैं जो एक स्टीरॉयड होता है. बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि ये स्टीरॉयड शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और ये पेन ब्लॉक थेरेपी में स्टीरॉयड यूज़ करते हैं जिससे उनके स्पाइन में कुछ खराबी हो सकती है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 1 ml ऑफ कीनाकॉर्ट और 1 ml ऑफ प्रेडनिसोलोन जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ये बहुत सेफ है, बहुत इफ़ेक्टिव है. अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं, जैसे कोविड के वक्त 1-1 ग्राम के सोलुमेट्रॉल के इंजेक्शंस लिए गए थे जो रोज लेते हो 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तब वो हानिकारक हो सकता है. बट 1 ml जिसमें 40 मिलीग्राम ऑफ स्टीरॉयड है, दैट डजंट कॉज एनी लॉन्ग टर्म रिपरकशंस और उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल ना के बराबर है. सो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि ये स्टीरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये बहुत शरीर के लिए हानिकारक है, ये गलत फहमी आपके दिमाग से निकाल दे. दिस 1 ml ऑफ स्टीरॉयड विच वी यूज एट दैट पॉइंट डजंट हैव एनी मेजर साइड इफेक्ट प्रोफाइल. रादर देन टेकिंग ओरल स्टीरॉयड और IV स्टीरॉयड और पूरा बॉडी को एक्सपोज करने की बजाय 1 ml ऑफ स्टीरॉयड सिर्फ वो जो पार्ट है जहां ये दिक्कत है वहां दिया जाता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है. सेकेंडली, हमारे हॉस्पिटल में एक रीजनरेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू हुआ है एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग PRP फॉर पेन ब्लॉक थेरेपी, दैट इज प्रोटीन रिच प्लाज्मा. PRP क्या होता है कि ये एक स्टेम सेल्स के ऊपर डिराइव्ड एक थेरेपी है जिसमें हम पेशेंट का बोन मैरो या ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करके वो री इंजेक्ट करते हैं. And this also helps in tissue healing. So the second type of pain block is we use PRP injection. जहाँ आपका spinal stenosis है, जहाँ आपकी नर्व दबी हुई है, वहाँ पे हम ये PRP के इंजेक्शंस देकर भी पेशेंट का जो डिसीज एरिया है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं. क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इंजेक्शन के पहले? तो दिस इंजेक्शन इज डन अंडर लोकल एनेस्थेसिया एंड सम सीडेशन. पेशेंट हैज़ टू कम टू द हॉस्पिटल 4 hours ऑफ फास्टिंग, मतलब पेशेंट ने 4 घंटा इंजेक्शन पहले कुछ खाना या पीना नहीं है. अगर आप कोई ब्लड थिनर गोली लेते हैं जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन, रिवरोक्साबैन, तो ये गोली 3 से 5 दिन पहले रोकना होता है. ऑफकोर्स आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट का सलाह लें ये गोली बंद करने से पहले. But before this injection, we stop these medicines 3 to 5 days prior the block. आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए. अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर पिछले 5 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स 200 के अंदर होनी चाहिए. आपका HbA1c 8 के अंदर होना चाहिए. आपका अगर HbA1c बहुत हाई है, आपका शुगर 200 के ऊपर है, तो ये इंजेक्शंस आप रेकमेंड नहीं करते. पहले आपका शुगर कंट्रोल होना ज़रूरी है. और इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, मतलब पेशेंट ये पेन ब्लॉक लेने के बाद 2 घंटा रेस्ट करता है और फिर 2 घंटे के बाद अपने घर चल के जा सकता है.
1 से 2 दिन आप रेस्ट रेकमेंड करते हैं और फिर द पर्सन कैन रीस्टार्ट हिज ब्लड थिनर मेडिकेशंस आफ्टर 1 डे। 1 से 2 दिन रेस्ट करने के बाद पेशेंट अपना रूटीन ऑफिस, घर का काम ये शुरू कर सकता है और जो एक्सरसाइजेस बताई गई है वो दिन में 2 बार रेगुलरली करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पेन ब्लॉक थेरेपी इज़ अ वेरी यूजफुल थेरेपी in lumbar slip disc, cervical slip disc, spinal stenosis, cervical spinal stenosis. I can proudly say we at Sanjeevi Hospital have avoided spine surgery in thousands of patients जिनको बाहर सर्जरी बताया गया था, और आज भी हम एक नॉन सर्जिकल क्लिनिक चलाते हैं जिसमें ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स रेगुलरली आते हैं जिनको क्रॉनिक स्पाइन का प्रॉब्लम है, जिनको बाहर सर्जरी बताया गया है, एंड वेरी सक्सेसफुली विद दिस स्पाइनल इंजेक्शन वी कैन अवॉइड सर्जरी इन देम। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्पाइनल इंजेक्शन कितनी बार रिपीट किया जा सकता है। 4 से 5 बार ये इंजेक्शन रिपीट किया जा सकता है, पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्लिनिकल कंडीशन क्या है, आपका न्यूरोलॉजी क्या है, और आपको पहले इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन से फ़ायदा कितना मिला था। ये स्पाइनल इंजेक्शन किसमें नहीं किया जाता? वेयर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर आपका स्पाइनल स्टेनोसिस इतना सीवियर है कि आपको पैरों में कमज़ोरी है, आपको हाथों में कमज़ोरी है, आपको वीकनेस है हाथों पैरों में, आपको यूरिन मोशन का कंट्रोल नहीं है, और आपका ऑलरेडी पहले भी इंजेक्शन लेके ट्राई कर चुके हैं 3-4 और फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे सिचुएशंस में हम स्पाइनल इंजेक्शन रेकमेंड नहीं करते। देन ऐसे सिचुएशंस में स्पाइनल एंडोस्कोपिक सर्जरी रेकमेंड की जा सकती है, बट ये सबसेट ऑफ पेशेंट्स काफ़ी कम है। आई पर्सनली फील दैट मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी with the help of this spinal pain block therapy.